This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हमारे दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ घंटों की नींद हमेशा जरूरी होती है ताकि शरीर के साथ साथ दिमाग को भी आराम मिल सके। अगर किसी वजह से हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते तो सारा दिन हम थका हुआ महसूस करते हैं और तभी हमें नींद की अहमियत का पता चलता है। क्या कभी सोचा है कि कोई इंसान कितने दिनों तक बिना सोए हुए रह सकता है और बिना सोए उसके शरीर और दिमाग पर क्या क्या असर होता है। सालों पहले ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किया गया था। इसके नतीजे इतने भयानक थे कि कई सालों तक इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया। यहाँ तक कि ये कहानी जब दुनिया के सामने आई तो इससे जुड़े हुए देशों ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया कि कभी ऐसा कुछ हुआ भी था। आज की हमारी कहानी है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये कहानी पहले सुनी भी होगी, लेकिन मैं इस कहानी से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर कुछ अपनी फैक्ट और राय रखूंगी, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो घटना की शुरुआत होती है 1947 से। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर II के भयानक परिणाम देख चुकी थी। हर छोटा बड़ा देश इसमें शामिल हो चुका था। दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम से हुई तबाही भी देखी, जिसके परिणाम बहुत भयानक थे। पर फिर भी हर देश परमाणु बम जैसे हथियार बनाने में लग गए। हर देश खुद को युद्ध के लिए मजबूत करना चाहता था। सभी चाहते थे कि उनकी सेना और ताकतवर हो, जिसके लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे थे। नई तरह के हथियार बनाए जा रहे थे और साथ ही ताकतवर देशों में नई चीज़ों पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन में किया गया। सोवियत यूनियन इसलिए क्योंकि तब तक रशिया बाकी 15 देशों से मिलकर बना दुनिया का एक सबसे बड़ा देश था। 1991 के बाद ये सब अलग हुए और तब रशिया अलग एक देश बना। अगर आप लोगों ने एवेंजर सीरीज और कैप्टन अमेरिका की मूवीज देखी हैं तो उसमें भी सीक्रेट एजेंसी हाइड्रा सुपर ह्यूमन बनाने का ट्राई करती है, जिसके बाद ही कैप्टन अमेरिका वजूद में आता है। एक मूवी यूनिवर्सल सोल्जर्स में भी कुछ इसी तरह के रोबोटिक सुपर कॉप बनाए गए थे। माना फिल्म में ये सब काल्पनिक था, पर कुछ ऐसी ही सोच थी उस वक्त के सोवियत यूनियन आर्मी लीडर्स और पॉलिटिशियंस की। उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके काफ़ी सैनिक मारे गए थे। कई दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ा था। थके होने के बावजूद उन्हें लड़ना पड़ता था। तो अब वो चाहते थे कि इंसानी सैनिक कुछ ऐसे सुपर कॉप जैसे बन जाएं, जो मुश्किल सिचुएशन में भी बिना खाए पिए और बिना सोए अपना काम कर सके। खाने पीने के लिए ऑल्टरनेटिव तो बहुत थे, पर नींद उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, जिसकी सबसे ज़्यादा सैनिकों को ज़रूरत होती थी। इसीलिए इसी चीज़ पर रिसर्च करने का फैसला हुआ कि इंसान बिना सोए कितने दिन रह सकता है और बिना सोए उसके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। लेकिन परेशानी ये थी कि इसका परीक्षण वो चूहों या बंदरों पर तो कर नहीं सकते थे, जैसा कि साइंटिस्ट अपने हर एक्सपेरिमेंट में करते हैं। इसके लिए उन्हें जिंदा इंसान ही चाहिए थे। अक्सर युद्ध के बाद हर देश में कुछ वॉर प्रिजनर्स होते हैं, जिन पर कई तरीक़ों से टॉर्चर भी किया जाता है। ऐसे ही कई वॉर प्रिजनर सोवियत यूनियन के पास भी थे। इन्हीं में से 5 अलग अलग उम्र के लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। उन्हें ये लालच दिया गया कि अगर वे इस एक्सपेरिमेंट में साथ देते हैं और अगले 30 दिनों तक बिना सोए एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब ये पांचों जानते थे कि वॉर प्रिजनर की लाइफ क्या होती है, जिंदा रहते हुए तरह तरह के जुल्म सहना और आखिर में एक दिन मौत को गले लगा लेना। कभी कभी तो उनके परिवार को भी पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, लेकिन अगर ज़िंदा रहने का एक चांस भी मिल रहा है तो क्यों ना कोशिश कर ली जाए। और करना ही क्या है, सिर्फ जागना ही तो है। अब ये पांचों तैयार हो गए। वैसे कहा जाता है कि इन्हें छोड़ने का रशियन गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं था। अब एक्सपेरिमेंट के लिए बाकायदा एक चैम्बर तैयार किया गया। इस चैम्बर में माइक्रोफोन्स लगे हुए थे ताकि उनकी बातें या कोई भी आवाज़ बाहर बैठे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स सुन सकें। उन पर नज़र रखने के लिए रूम की दीवारों पर 2 ग्लास विंडोज़ थी, क्योंकि उस वक्त CCTV कैमरास नहीं हुआ करते थे। इन विंडोज़ में से बाहर से सिर्फ साइंटिस्ट ही अंदर देख सकते थे। अंदर बैठे कैदियों को बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आता था। इस चैम्बर में इन पांचों के लिए खाने का सामान, पीने का पानी, पढ़ने के लिए कुछ बुक्स और एक टॉयलेट का इंतज़ाम था। लेकिन इसके अलावा वहाँ उनके बैठने या सोने के लिए कोई कुर्सी या बेड नहीं था।
सारे इंतज़ाम होने के बाद इन 5 को इस चैम्बर में पहुंचा दिया गया। अब ये लोग ना सो पाए, इसलिए चैम्बर में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंटल गैस भी साथ में छोड़ी जा रही थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की थी, जैसे कि एम्फेटामाइन। ये इंसानी शरीर और दिमाग के बीच ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए मैसेज को तेज़ी से डिलीवर करता है। इससे इंसान हर वक्त ज़्यादा चुस्त, अलर्ट, कॉन्फिडेंस और एनर्जाइज महसूस करता है। अगर सादी भाषा में कहें तो जैसे कैफ़ीन या निकोटीन काम करते हैं। कैसे हम खुद को जगाए रखने के लिए चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैफ़ीन होता है। शुरू के पहले 2 दिन नॉर्मल गुजर गए। इन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया, बातचीत करते रहे, कुछ ने किताबें भी पढ़ी, सब कुछ नॉर्मल था। 2 दिनों बाद ये थोड़ा निढाल होने लगे। बातचीत में उतनी तेज़ी नहीं थी, ये बात कर रहे थे पर बहुत धीरे धीरे। तीसरा और चौथा दिन भी यूं ही बीत गया, लेकिन 5वें दिन से इनमें बेचैनी दिखने लगी। लगातार आंखें मलना, जैसे सोना चाहते हैं पर सो नहीं पा रहे। इनका व्यवहार बदलने लगा। अब इन लोगों ने अजीब तरह से बड़बड़ाना और बुदबुदाना शुरू कर दिया, जैसे ये अपने होश में ही नहीं हैं। कभी 2 लोग बोलना शुरू कर देते तो कभी कभी सभी शुरू हो जाते, जिसमें सभी बोलते थे लेकिन सुनता कोई नहीं था। 6ठे दिन से ये सब भी बंद हो गया। अब ये सभी निढाल होकर इधर उधर पड़े थे। बाहर बैठे साइंटिस्ट इनकी सभी हरकतों को नोट कर रहे थे। साइंटिस्ट माइक्रोफोन से कान लगाकर बैठे थे कि कहीं कुछ सुनाई दे जाए। 5वें दिन से लेकर 8वें दिन तक इनकी हालत बिगड़ती चली गई। इनमें से कोई ज़मीन पर यूं ही पड़ा रहता था, कोई कमरे के कोने के एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता था, कोई यूं ही बैठा बैठा बड़बड़ाता रहता था। सभी में सोने के लिए बेचैनी थी, पर गैस की वजह से ये लोग सो नहीं पा रहे थे, जिससे इनके शरीर ने अपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। 8वां दिन भी यूं ही बीत गया। 9वें दिन एक अजीब घटना हुई। इनमें से एक शख्स अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए वो कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसके लगातार चिल्लाने से बाहर बैठे साइंटिस्ट जो माइक्रोफोन से सुन रहे थे, उन्हें भी लगा कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। पर हैरानी की बात थी कि अंदर कमरे में बैठे बाकी 4 लोगों पर उसके चिल्लाने का जैसे कोई असर ही नहीं था। वो शख्स अगले 3 घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा और इतना चिल्लाया कि आखिर में उसकी वोकल कॉर्ड भी फट गई। वो अभी भी चीखने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। उस गैस का असर सभी पर हो रहा था। लगातार जागने से उनकी दिमागी हालत बिगड़ रही थी। उनका अजीब व्यवहार था, जैसे उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे हों। कभी वो खुद से बातें करते, कभी धीरे धीरे दीवार पर सर पटकने लगते, कभी शांत पड़े रहते। इसी बीच एक कैदी ने अंदर रखी किताबों के पेजेस फाड़कर ग्लास विंडोज़ पर चिपकाना शुरू कर दिया। अब साइंटिस्ट बाहर से कुछ भी नहीं दे पा रहे थे। 2 दिनों तक कोई आवाज़, कोई हरकत नोटिस में नहीं आई। एक बार को लगा कि कहीं ये 5 अंदर मर तो नहीं गए हैं, पर ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो ये लोग अभी भी जिंदा थे, क्योंकि ऑक्सीजन अभी भी कंज्यूम की जा रही थी। सभी साइंटिस्ट अब चिंता में थे। वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, पर इस मिशन के कमांडिंग ऑफिसर ने इसे बंद करने से साफ इनकार कर दिया। इसी हालत में 3-4 दिन और बीत चुके थे। तब साइंटिस्ट ने चैम्बर के अंदर जाकर सब कुछ चेक करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन के साथ उस एक्स्ट्रा गैस सप्लाई को बंद कर दिया। उन्होंने माइक से अनाउंस किया कि हम लोग अंदर आ रहे हैं, आप सभी को कमरे से बाहर लाया जाएगा। सभी दरवाजे से दूर हट जाएं और कोई हरकत ना करें, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के चंद सेकंड के बाद ही अंदर से आवाज़ आई, वी डोंट वांट टू बी फ्री, वी वांट टू स्टे हियर। यानी हमें बाहर नहीं आना है, हम यहीं रहना चाहते हैं। सभी हैरान थे कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब ये साइंटिस्ट और रिसर्चर कुछ सैनिकों के साथ चैम्बर में दाखिल हुए। कैदियों के लिए रखा हुआ खाने का सामान ज्यों का त्यों था। शुरू के 2-4 दिनों के बाद उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं खाया था। उन्होंने ध्यान से देखा तो नीचे फर्श पर जगह जगह खून फैला हुआ था। वहाँ का नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर भी खून के छींटे थे। फर्श पर छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। ये इन्हीं कैदियों के शरीर के मांस के टुकड़े थे। दरअसल अब इन लोगों ने खुद के ही शरीर से मांस नोचना शुरू कर दिया था और कुछ ने अपना मांस खाया भी था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के साथ आखिर हो क्या रहा है। इनमें से एक कैदी ने तो अपने पेट का इतना मांस नोच डाला था कि अंदर से हड्डियां तक नज़र आ रही थी। गैस सप्लाई बंद होने के कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया था। जब उन लोगों ने
बाकी बचे 4 लोगों को इलाज के लिए बाहर लाने की कोशिश की तो सभी वहीं रहने की भीख मांगने लगे। वो गिड़गिड़ा रहे थे कि गैस की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाए और उन्हें उसी चैम्बर में अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इन्हें बाहर लाने में सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये बहुत वायलेंटली बिहेव कर रहे थे। इन्हें शांत करके बेहोश करने के लिए एक एक कैदी को कई मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए गए, पर सभी बेअसर रहे। जहां एक इंजेक्शन से आम आदमी गहरी बेहोशी में चला जाता है, वहां 5-5 इंजेक्शन के बाद भी ये सभी होश में थे। ये सभी चिल्ला रहे थे कि उनका इलाज या सर्जरी यूं ही होश में ही की जाए। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। बाकी 2 अभी भी लगातार वापस उसी चैम्बर में जाने के लिए छटपटा रहे थे और चिल्ला रहे थे। साइंटिस्ट और रिसर्चर अब किसी भी हाल में इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे। बाकी बचे 2 कैदियों की हालत बदतर थी। वो जख्मी थे, लगातार चिल्ला रहे थे और उसी चैम्बर में जाने की भीख मांग रहे थे, लेकिन सेना के कमांडर ने इसे बंद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को निर्देश दिया कि इन 2 बचे कैदियों के साथ वो लोग भी चैम्बर में जाकर रहें और उनकी इन हरकतों को बारीकी से नोट करें और फिर अपनी रिपोर्ट दें। अब वो कमांडर ये देखना चाहते थे कि जब इन दोनों को वापस उसी चैम्बर में छोड़ा जाएगा तो अब वो कैसा रिएक्ट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत की हदें पार कर रहा था। सोवियत सेना के कमांडर के दबाव में फिर से उन दोनों बचे कैदियों को उसी चैम्बर में वापस डाल दिया गया और गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। लेकिन इस बार उन साइंटिस्ट को भी उसी चैम्बर में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही वो दोनों कैदी वापस उस चैम्बर में पहुंचे और गैस फिर से उनकी सांसों में पहुंची, ये दोनों एकदम शांत हो गए। इनकी छटपटाहट और बेचैनी सब जैसे खत्म हो गई। ये अब अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। इतने दिनों से बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, ये अजीब डरावने रूप में बदल चुके थे। ऐसे में इनका मुस्कुराना किसी भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी था। ऐसी हालत में इनके साथ रहने की कल्पना मात्र से ही एक साइंटिस्ट इतना घबरा गया कि पैनिक में उसने सेना के उस कमांडर की ही गोली मारकर हत्या कर दी। जब एक साइंटिस्ट ने इनमें से एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसका जवाब बहुत ही अजीब और डराने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वो हूँ जिससे तुम्हें डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं तुम्हारी वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबा कर रखते हो। और ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगा। उसकी ये बातें और हंसी सुनकर वो रिसर्चर बुरी तरह घबरा गया, जैसे उसके सामने शैतान बैठा है जो उसकी कमज़ोरी और कमियां बता रहा है और उसके दिमाग पर हावी हो रहा है। डर के मारे उसने दोनों बचे कैदियों को गोली मार दी, पर इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट शुरू होने के 15 दिन बाद इस भयानक अंजाम के साथ ख़त्म हुआ। क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा फेलियर था, इसलिए इसे सीक्रेट ही रखा गया। लेकिन कई सालों की खामोशी के बाद 2009 में क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट से इस कहानी को अपलोड किया गया। दावा किया गया कि सोवियत यूनियन, जो अब रशिया ही रह गया है, उसने पूरी दुनिया से अपने इस घिनौने एक्सपेरिमेंट को छुपा कर रखा। ये कहानी इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैली और सभी को इस कहानी ने चौंका दिया, जिसने रशिया की एक बहुत बुरी तस्वीर पेश की। बात बढ़ी, पर रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इससे साफ इनकार कर दिया कि 1947 में उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ये सिर्फ एक काल्पनिक बकवास कहानी है। लोगों में भी बहस छिड़ गई, कोई इस कहानी को सच्चा कह रहा था और कोई झूठा। अगर आज भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इस कहानी को सुनाने वाले भी अंत में इसे झूठा ही कहते हैं। स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी को फेक कहने वालों के कई तर्क हैं, जैसे कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इतिहास में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ क्रीपीपास्ता की वेबसाइट पर अपलोडेड एक कहानी है। दूसरा, जो कि साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसी कोई गैस नहीं होती जो किसी इंसान को 30 दिनों तक जगाए रखे। इन सब तर्कों के पीछे मेरी सोच और समझ ये कहती है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ये कहना कि ऐसा हुआ ही नहीं था, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही जापानी सेना द्वारा भी एक बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट चाइनीज़ लोगों पर किया गया था, जिसे यूनिट 731 का नाम दिया गया, और जल्द ही मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। ये दुनिया का सबसे घिनौना और हैवानियत भरा एक्सपेरिमेंट था। इसमें करीब 14,000 चाइनीज़ लोगों की जान गई थी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की टाइमलाइन भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की ही है, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता।
इनके अलावा 2020 में आया कोरोना, ये भी तो एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की देन है जो एक चाइनीज़ लैब में सीक्रेटली बनाया जा रहा था और कहा जाता है कि अमेरिका इसकी फंडिंग कर रहा था। अगर स्लीप एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता तो डेफिनेटली रशिया इसका क्रेडिट लेता, पर वो तो एक फेलियर डिज़ास्टर था। और अगर ये स्टोरी फेक है तो रशिया ने कभी इस पर बैन लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर इससे उनका ही नाम खराब हो रहा था। जहाँ तक एक्सपेरिमेंटल गैस की बात है तो एम्फेटामाइन नाम का एक केमिकल स्टिमुलेंट होता है। ये एक तरह का ड्रग्स होता है जिसके सेवन से इंसान ज़्यादा चुस्त और अलर्ट हो जाता है। इतिहास में भी कई जगह एम्फेटामाइन का इस्तेमाल सैनिकों को ज़्यादा चुस्त और अलर्ट करने के लिए किए जाने का जिक्र मिलता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ज़रूर इसी ड्रग की गैस का इस्तेमाल उस वक्त किया गया होगा, क्योंकि बाद में उन सभी की हालत ड्रग एडिक्ट जैसी ही तो हो गई थी। चीखना, चिल्लाना, उसी गैस के लिए तड़पना और खुद को जख्मी करना। 1 महीना नहीं पर 15 दिनों तक तो वो लोग जिंदा ही थे। अब ये कहना कि कोई इंसान इतने दिनों तक बिना सोए जिंदा नहीं रह सकता, तो हम बता दें कि 1963 में रैंडी गार्डनर नाम के एक शख्स ने 11 दिनों तक जागे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी बाद में अलग अलग समय पर कई लोगों ने बराबरी भी की। तो आखिर में मेरा तो यही मानना है कि ये कहानी कोरी कल्पना नहीं हो सकती। इस हैवानियत से भरे एक्सपेरिमेंट की ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी जिसे छुपाया गया था। आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच है या झूठ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।